सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज जो हमारे को टॉपिक पढ़ना है उस अगर मैं सिलेबस को रेफ़र करूं तो सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो सिलेबस में एक हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट बजटिंग। फाइन। गवर्नमेंट के बजट को जो है हमारे को समझना है, बट गवर्नमेंट बजटिंग को समझने के लिए हमारे को कुछ और चीज़ों को पहले समझना होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपका थोड़ा सा ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। जैसे लेट्स सी, एक वर्ड है गवर्नमेंट बजट। फाइन। बजट क्या होता है आप जानते होंगे कि एक फॉरकास्टिंग होती है। हर घर में भी एक बजट बनाया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि बजट आने वाले समय में पैसे को किस तरीके से खर्च करना है। बजट एक उसकी स्टेटमेंट होती है। जैसे सैलरी क्लास वाले इंसान को अगर पैसा आता है, सैलरी आती है, तो वो एक जो है स्टेटमेंट बनाता है, बजट बनाता है कि मेरे को अपने इस पैसे को आने वाले समय में ऐसे ऐसे खर्च करना है। या फिर आपने देखा होगा जो बिजनेस क्लास फैमिलीज होती हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि वहाँ पर जो बिजनेस व्यक्ति कर रहा होता है वो एक अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ से पेमेंट मेरी आनी है और यहाँ पेमेंट मेरी जानी है। तो वो क्या कर रहा होता है, पैसों के आने और जाने का हिसाब लगा रहा होता है, अंदाज़ा लगा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सरकार भी काम करती है, क्योंकि हमने जब इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट की थी तो हमने इनिशियल फेज़ में एक बात समझी थी कि 3 ही यूनिट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में काम करती हैं। एक है हाउस होल्ड यूनिट, एक है हमारी इंडस्ट्री और एक है हमारी गवर्नमेंट। और इन जनरल बजट ये तीनों बनाते हैं। हाउस होल्ड भी बजट बनाता है, जैसे मैंने अभी बताया, घर में लोग हर घर में बजट बनता है। इंडस्ट्री में भी बजट बनता है, हर कंपनी एक बजट बनाती है। इन द सेम मैनर गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। हमारे को कौन सा बजट समझना है आज सर? हाउस होल्ड का समझना है, इंडस्ट्री का समझना है या गवर्नमेंट का समझना है? तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, यू हैव टू स्टडी द गवर्नमेंट बजट। अगर यूपीएससी के सिलेबस को रेफ़र किया जाए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, आपको प्रिंट आउट भी दिए हुए हैं, अब उसमें देखेंगे तो हमारे को गवर्नमेंट के बजट के बारे में समझना है। तो गवर्नमेंट का जब हमारे को बजट समझना होता है तो हमारे को सबसे पहले एक चीज़ समझनी होती है कि गवर्नमेंट जो ये अपनी स्टेटमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट जो ये अपनी स्टेटमेंट बनाएगी, या फिर हम बोलें गवर्नमेंट जो ये अपना बजट प्रिपेयर करेगी, आखिरकार बजट प्रिपेयर करती क्यों है? वाई गवर्नमेंट यूज टू प्रिपेयर इट्स बजट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है इकोनॉमी के पीछे, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के पीछे, या इकोनॉमी को ग्रो करने के पीछे, या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के पीछे। तो अगर हम ऐसी बात बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो है गवर्नमेंट बजट बनाती है, एक स्टेटमेंट बनाती है, और ये किसकी स्टेटमेंट होती है? ये स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट के ही रेवेन्यूज़ की और गवर्नमेंट के ही एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की एक स्टेटमेंट बनेगी। जैसे घर में कितनी इनकम आनी है और कितना खर्चा होना है, इसकी स्टेटमेंट होती है। गवर्नमेंट भी अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की एक स्टेटमेंट बनाती है, और उसी स्टेटमेंट को बनाती है ताकि आगे जाकर वो इकोनॉमी को अच्छे से संभाल सके। जैसे इंसान घर में बजट बनाता है ताकि घर अच्छे से चल सके, सरकार एक बजट बनाती है ताकि जो है ये अर्थव्यवस्था, ये पूरी इकोनॉमी, ये पूरा समाज अच्छे से चल सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऑलरेडी एक बात ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और हम इसको बोल सकते हैं, मैं अगर तुमसे पूछना चाहूँ तो क्या मैं सर इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि एक किस्म से बजट और कुछ भी नहीं, बजट बल्कि एक सिंपल फिस्कल पॉलिसी का नाम है सर? अब आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉलिसी की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि इकोनॉमी में 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीआई बनाती है मनी एंड बैंकिंग को लेकर के, इन ऑर्डर टू अगेन इन्फ्लुएंस दिस इकोनॉमी, और एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी
जो कि गवर्नमेंट बनाती है अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस दिस इकोनॉमी। याद करो हमने यही दो कॉन्सेप्ट जो हैं पहले भी पढ़ रखे हैं। लेट मी ओपन द चैट। ओके, तो हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो एक किस्म से जब हम गवर्नमेंट बजटिंग की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी को भी समझने की बात कर रहे होते हैं। और इस फिस्कल पॉलिसी को समझते हुए हम एक स्टेटमेंट को समझते हैं कि आखिरकार ये स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर्ड होती है, इस स्टेटमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम इसको समझ जाते हैं, ओनली देन एट द लास्ट वी कैन एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द बजट मीन्स। तो इसका मतलब हमारे को इस टॉपिक को समझने के लिए तीन चीज़ों को समझना होता है। कौन से? सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि आखिरकार ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फर्स्ट, once we will understand this fiscal policy, secondly we will try to understand what is this statement, what are the important components of this statement, and what exactly are the items which are written in those statements. We have to understand this statement first. This statement is also known as the financial statement. So what are the items in the financial statements? We have to understand that. And after understanding that statement, we will move towards the budget. What exactly the budget is, what are the different types of budgets, what are the different methods of budgeting, how budget is prepared, what are the benefits of it, and various other things we will going to discuss. So UPSC syllabus is mentioning about this basically budget only, but we very well know in order to understand this budget we have to understand various other things also, and various other things is fiscal policy and this statement. So I will be starting with the fiscal policy only because I have already taught this fiscal policy. So I'll just give you a glimpse of this fiscal policy in next couple of minutes or 2-3 minutes. After that I will move to the statement and various items of that statement, and after that item I will move to the budget, and after this budget we will able to complete these all topics. So let's start with the fiscal policy. And आप लोग अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में साथ साथ उसको लिख भी सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो उसको जो है बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, एज यू लाइक। सो एज फार एज दिस मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। द मीनिंग इज रियली वेरी सिंपल। मीनिंग क्या है इसका? फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ, क्या है, एक यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शंस एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। भारत सरकार जब अपने पैसों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो आमदनी हो या खर्चा हो, जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का या एक्सपेंडिचर का किसी का भी यूज़ करके इकोनॉमी को जब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, तब हम उसको फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर इकोनॉमी के अंदर हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है और गवर्नमेंट, महंगाई का मतलब है इन्फ्लेशन की, अगर इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट इसको कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट पीछे से हो सकता है अपने टैक्स के रेट्स को क्या कर ले, टैक्स के रेट इंक्रीज कर ले। अगर सरकार अपने टैक्स के रेट को इंक्रीज कर लेगी तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स उनका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उनके पास लेस मनी रहेगी, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका मतलब सरकार ने क्या किया? अपने टैक्स के रेट को बढ़ाया। और जब सरकार ने अपना टैक्स का रेट बढ़ाया तो टैक्स का रेट क्या था? सरकार के लिए टैक्स सरकार की रेवेन्यू होती है। इसीलिए हमने बोला रेवेन्यू कलेक्शन को यूज़ करके सरकार क्या करती है? इस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। या फिर हो सकता है कि इन्फ्लेशन ना हो, यहाँ पर जो है एक रिसेशन जैसी सिचुएशन हो रही हो, मंदी का दौर हो, और इन्फ्लेशन ना हो करके
अगर हम दूसरी तरफ समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हो मंदी, रिसेशन हो अगर, तो रिसेशन में सरकार क्या करेगी, अपने टैक्स के रेट को हो सकता है घटा दे, या हो सकता है ज़्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दे, या कोई राहत देना शुरू कर दे, ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दे। जैसे खर्चा करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब्सिडी मिलने की वजह से एक इन्वेस्टर का मोटिवेशन भी बूस्टअप होगा और अकॉर्डिंगली हो सकता है फिर रिसेशन जैसी सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। तो इसका मतलब हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, जब क्या करे, जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर जैसी चीज़ों से इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश करती है, तो ऐसी पूरी स्ट्रेटेजी को, ऐसे पूरी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, हमारे को इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। आई होप इट इज़ क्लियर। हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके थे इसको, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी के बाद हम समझेंगे कि इसका आखिरकार मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकसद क्या है फिस्कल पॉलिसी का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ऑलरेडी जानते हैं फिस्कल पॉलिसी हेल्प इन मेंटेन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज टू सर्टेन इकोनॉमिक गोल्स टू बी अचीव्ड। और ग्रोथ का रिलेशन याद करो, मैं तुम्हारे को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारी बातें इनिशियल फेजेस में। ग्रोथ का मतलब सीधा किसके साथ होता है, हमारा प्रोडक्शन के साथ होता है, क्योंकि ग्रोथ से प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से ही पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। याद करो, मैंने तुम्हारे को जब डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था डेवलपमेंट के अंदर 3 अप्रोचेज होती हैं। ग्रोथ की अप्रोच होती है, चेंज की अप्रोच होती है और सोशल जस्टिस की अप्रोच होती है। तो वहाँ पर हमने जब ग्रोथ की अप्रोच पढ़ाई थी तो पढ़ाया था इनकम का बढ़ना, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। आज फिस्कल पॉलिसी के जरिए क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने की कोशिश करती है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। इट कंट्रोल्स द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री सो दैट व्हेन द इन्फ्लेशन इज टू हाई प्राइसेस कैन बी रेगुलेटेड। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि जब महंगाई का दौर आता है तो सरकार क्या करती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए, जैसे सिलेंडर को आप देखो, गैस सिलेंडर अगर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी दे करके उसके प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो क्यों कर रही होती है ऐसे, ताकि महंगाई का असर जो है अर्थव्यवस्था पे ना पड़ सके, और वो अपने एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करके इस इकोनॉमी को क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इट एम्स टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट एज अ टूल टू रिकवर फ्रॉम द लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सरकार क्या करेगी, अपने खर्चों के जरिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाने की कोशिश करेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा, मनरेगा के जरिए क्या कर रही है सरकार, अपने जेब से पैसा खर्च कर रही है। और किस लिए पैसा खर्च कर रही है, ताकि समाज के लोगों के अंदर, समाज में लोगों को रोजगार मिल सके, उनको काम मिल सके। और अगर एक बार काम मिल पाएगा तभी जा कर के जो है वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, और इस वो लो इकोनॉमी से क्या कर सकेगी, एक्टिविटी से रिकवर कर पाएगी। आपने अगर जो है देखा हो, अभी इसी फुल एम्प्लॉयमेंट का मनरेगा का एग्जांपल आई थिंक कल की करंट अफेयर्स में था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कल का था या परसों का था, होपफुली कल का था। उसमें बता रखा था मनरेगा में क्या हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं फिगर्स। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, हाँ डे आफ्टर ये, ठीक है, एक दिन पहले का था, ठीक है नंदनी, थैंक यू सो मच। उसमें बता रखा था कि 2.57 करोड़ समथिंग के करीब जो है मनरेगा के अंदर लोग पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट डबल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, सरकार का खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सरकार, इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पीछे पीछे काम करे जा रही है। और आपने अगर इस सेंस से समझने की कोशिश करो तो हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन में भी एक बात पढ़ाई थी कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फिस्कल पॉलिसी के जरिए ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। वी कैन बेसिकली स्ट्रेच दिस टॉपिक। हम बहुत सारे और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं इसमें से, ये करती है वो करती है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दीज 3 सब हेडिंग्स।
प्राइस को कंट्रोल करने का काम कर रही है, रोजगार को देने का काम कर रही है और ग्रोथ को करने का काम कर रही है। ये सरकार का मेन फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक, फिस्कल पॉलिसी के हमारे इन जनरल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस फिस्कल पॉलिसी। पहला होता है इसके अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू, दूसरा होता है इसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है पब्लिक डेट, जो लोगों से सरकार या जो पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट यहाँ पर। तो जो गवर्नमेंट का जो उधार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक कंपोनेंट होता है फिस्कल पॉलिसी का। और हालांकि इसका रेलिवेंस हम आगे समझेंगे, अभी तो चाह के भी हम नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया। और ये जितना भी सरकार का खर्चा होता है, ये आना जाना, सरकार के मेन 3 खाते होते हैं। कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सर ये 3 क्या होते हैं? ये 3 हम जब ऊपर वाले को समझ जाएंगे फिर उसके बाद नीचे आएंगे। आप ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब कोई इंसान पैसा कमाता है, सपोज कोई इंसान जॉब कर रहा है, तो जॉब करता है तो उसको पैसे कहाँ मिलते हैं? या तो कैश में मिलते हैं, अगर बैंक में मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, या फिर सेविंग अकाउंट होगा उसका। हो सकता है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो करंट अकाउंट में पैसा लेगा। इसी तरीके से उसको कोई खाता होता है, या पोस्ट ऑफिस के अंदर कुछ खाता हो सकता है उसका, हो पैसे लेके वहाँ जमा करा लाए। इसी तरह से सरकार के सिर्फ 3 ही खाते होते हैं मेन: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन 3 खातों में क्या फ़र्क होता है, ये जब हम पहले कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे, एक्सपेंडिचर के आइटम्स को समझ जाएंगे, रेवेन्यू, कैपिटल एंड अदर्स, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में जाती है। बिफोर दैट वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ रेफरेंस कि हाँ ये 3 खाते होते हैं। मतलब मैंने तुम्हारे को एक सिंपल सी बात बताई, ये 3 जो है खर्चे, इनकम और उधार होते हैं। चाहे खर्चा हो, चाहे वो आमदनी हो या वो उधार हो, इनका पैसा आएगा या जाएगा, कुछ भी होगा तो इन्हीं 3 खातों से होगा सिर्फ। इसका मतलब सरकार अगर उधार लेगी तब भी इन्हीं में से 3 खातों में आएंगे, और अपने उधार को चुकाएगी तब भी इन्हीं तीनों खातों में से आएंगे। सरकार अपने उधार के लिए अगर ब्याज देगी तभी इन्हीं तीनों खातों में से आएंगे। सर तो क्या हम बोल सकते हैं सरकार जो खर्चा करती है, कल को आप आईएएस बनेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी तो वो भी इन्हीं तीनों किसी खाते में से एक में मिलेगी? जी हाँ। क्या सर इसका मतलब ये है जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो इन्हीं 3 ही खातों में से मिलती होगी? जी हाँ। सर क्या इसका मतलब ये भी है जो हम टैक्स पे करते हैं या जो लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स भी सरकार के इन्हीं तीनों खातों में जाता होगा? जी हाँ। सरकार का कोई भी पैसे का लेना हो या देना हो वो इन्हीं 3 खातों में से ही होता है। आगे जाकर हम इन 3 खातों के विवरण के बारे में जानेंगे। वी विल स्टडी द डिटेल्स, बट फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस आइटम्स फर्स्ट, so that we can understand which item is going in which account and the reasons behind that. So एक काम करो, एक छोटा सा नोट लगा के फट से इस बात को लिख लो ताकि कॉन्सेंट्रेट करने की हम कोशिश करेंगे। फाइन। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, एंड एक तरफ लिखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, और डेट की बात लिखी हुई है कुछ। तो गवर्नमेंट अगर रिसिप्ट की बात करें, जो सबसे पहली बात लिखी हुई थी ये वाली, एक एक करके अगर समझने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर। रिसिप्ट्स का मतलब है सरकार को जो पैसा मिलता है। तो 2 तरीके के पैसे होते हैं, वो एक होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है ना। अब ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन देयर आर मैनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। फॉर दोज स्टूडेंट्स आई हैव टू टेल इन अ लिटिल ब्रीफ मैनर। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या फ़र्क होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही फ़र्क मानो आप,
विदाउट गोइंग इनटू द मच डिटेल, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि बार बार सरकार को मिलती रहती हैं, रेकरिंग नेचर की होती हैं, या जिसको बार, या फिर इसके दो समझ सकते हैं मतलब, समझो इसके दो मतलब होते हैं, जो सरकार को रिपीटेटिवली नेचर के मिलती हैं, जो बार बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं। जैसे सरकार का एग्जांपल के लिए टैक्स, सरकार को टैक्स क्या होता है, रिपीटेडली मिलता रहता है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो होती हैं वंस, एक बार मिलती हैं। जैसे सरकार ने उधार ले लिया, तो भाई एक बार ले लिया, अब हर महीने आप उधार नहीं दोगे उसको, हर 6 महीने बाद उधार नहीं दोगे, वो नेक्स्ट टाइम कोई नया कोई डेट लेकर के आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो भी जब उसकी जरूरत हो। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, जैसे उधार है, जैसे एग्जांपल के लिए लो आप टैक्स है, तो हर महीने की जीएसटी आप क्या कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए 20 तारीख को हर महीने की पे करे जा रहे हो, लेकिन क्या हर महीने आप उधार दिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है, एक सिंपल सी भाषा में, जो बार बार रिपीटेटिवली नेचर की आइटम्स होती हैं वो रेवेन्यू में आती हैं, और जो वंस इन अ वाइल वाली आइटम्स होती हैं वो कैपिटल नेचर में आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सरकार ने सोचा मैं क्या करती हूँ, अपनी बैंक बेच देती हूँ, सरकार बोल ही रही है, सरकार ने बोला मैं बैंक बेच देती हूँ, या सरकार ने बोला मैं क्या कर देती हूँ, LIC को बेच देती हूँ। अब LIC जब बिकेगी, अब हर महीने थोड़ी ना बेचेगी उसको, एक बार बेचेगी, बेचकर पैसा ले लेगी, तो एक बार बेचेगी तो LIC वाला पैसा कहाँ चला जाएगा, आप कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट में। अगर मैं बोलूँ सरकार को जो है सपोज करो GST मिल रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में। इसका मतलब है आप फिलहाल विदाउट गोइंग इनटू द मच डिटेल, तो हम एक बात समझ सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स जो कि बेसिकली रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो बेसिकली रिपीटेटिव नेचर के नहीं होते हैं। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह के रिसिप्ट्स आ जाते हैं हमारे, कौन से, एक हमारा आ जाता है टैक्स रेवेन्यू, और एक आ जाता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आप जानना चाहेंगे सर ये टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। मैं ऑलरेडी तुम्हारे को पीछे क्लास में पढ़ा चुका था कि टैक्स रिसिप्ट्स हम किसको कहते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट and this payment is made to the government of India and without anything in return। वापसी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने सरकार को दे दिया, सरकार की मर्जी है, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी करे। आप फरीदाबाद रहते हो, आपने इनकम टैक्स पे किया, सरकार ने हो सकता है उस इनकम टैक्स के पैसे को वेस्ट बंगाल में खर्च करने का सोच रखा हो, अब तो नहीं खर्चेगी, कल के इलेक्शनों के बाद जो है अब तो बिल्कुल सरकार वहाँ नहीं खर्चेगी, बट एनीवेज स्टिल वो आपका पैसा हो सकता है बिहार में खर्च दे, आपका पैसा हो सकता है यूपी में खर्च दे, आपका पैसा हो सकता है कहीं और खर्च दे, आप बदले में कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन देना ये कंपलसरी है। अब आप हो सकता है सोच रहे हो सर ये एक नेचर है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, जो टैक्स नहीं है लेकिन सरकार का रेवेन्यू है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, कोई फाइन पे कर दिया, आपने कोई जो है जैसे रोड पे जा रहे थे, रेड लाइट क्रॉस कर दी, सरकार को आपने टैक्स आपने क्या कर दिया, फाइन पे कर दिया, सरकार को आपने पेनल्टी पे कर दी, या सपोज कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया, आपने उसको फाइन पे कर दिया, या सरकार से आपने लाइसेंस लेने के लिए क्या कर दिया, कुछ ना कुछ फीस पे कर दी, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, आपने सरकार को फीस पे कर दिया है। तो इसका मतलब है ये नॉन टैक्स नेचर की थी। नॉन टैक्स का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को देना ही देना है और सरकार बदले में हमें कुछ नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सरकार जब कोई हमारे को सर्विस ऑफर करती है तब हम उसको बदले में एक पेमेंट करते हैं, और उसी पेमेंट जो होती है वो सरकार की रेवेन्यू बन जाती है, सरकार की आमदनी बन जाती है। सरकार ने कोई ठेका दे दिया है, एग्जाम्पल के लिए ठेका मतलब वो वाला ठेका नहीं दारू का, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तब भी सरकार को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा वहाँ से। अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके से लाइसेंस इशू कर दिया है तब भी सरकार को वहाँ से फीस मिलेगी। अगर लोगों ने कोई फाइन पे किया है, पेनल्टी पे की है, तब भी सरकार को मिलेगा। अगर लोगों ने सपोज रजिस्ट्री कराई है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है और उसमें रजिस्ट्रियाँ कराई हैं,
तो रजिस्ट्री के जरिए, स्टैम्प पेपर के जरिए सरकार को क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा, स्टैम्प पेपर्स देखे होंगे, या फिर आपने जो एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, छोटी छोटी रसीदी टिकट्स होती हैं, जिसको आपने पोस्ट ऑफिस में या कई बार देखा होगा, लाल रंग की होती है, 10 रुपये 20 रुपये जो लोग बेसिकली ले लेता है, वो क्या होते हैं, स्टैम्प वाली, वो भी सरकार की क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। मतलब एक है सरकार, है दोनों ही रेवेन्यू, हैं दोनों ही आमदनी। रेवेन्यू का मतलब है सिर्फ आमदनी, जो पैसा आएगा, एक आएगा टैक्स के रूप में, एक आएगा बिना टैक्स के रूप में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो टैक्स के रूप में पैसा आता है, ये बेसिकली दो तरीके का पैसा होता है। कौन सा दो तरीके का पैसा होता है टैक्स के रूप में? एक टैक्स का पैसा होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक पैसा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा हमारे को पहले, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में, तब हम इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझ पाएंगे। फाइन, बट पॉइंट इज, अभी तक जो हम समझे इसका डिफरेंस अभी हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इससे पहले हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में समझ लें। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या जाते हैं, लाइसेंस हो गई, फीस हो गई, परमिट्स हो गया, स्पेशल असेसमेंट फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में सामने आ जाती हैं। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है जो सरकार को बार बार नहीं मिलती, वंस इन अ वाइल वाली होती है। अगर आप वंस इन अ वाइल और बार बार वाले प्रिंसिपल के बेसिस पे देखो, क्या सरकार को इनकम टैक्स बार बार मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। क्या सरकार को जीएसटी बार बार मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। सरकार ने अगर लोन दे रखा है तो सरकार को ब्याज मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। सरकार को लाइसेंस की फीस लगातार मिलती रहेगी? जी हाँ मिलती रहेगी। सरकार को फाइन्स एंड पेनल्टीज, लोग सुधरेंगे नहीं, पैसे देते रहेंगे। तो ये सरकार की इनकम है। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है इसके अंदर आएगा रिकवरी ऑफ लोन। किसी ने अगर सरकार को पैसा दे दिया तो एक बार देगा, बार बार थोड़ी ना देगा। 1 लाख उधार लिया, 1 लाख वापस कर दिया, खत्म बात। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने कुछ बेच दिया, या बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, सरकार ने क्या कर रखा था, कुछ उधार ले लिया। अगर उधार ले लिया तो वो भी सरकार को कुछ आया ही है पैसा, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, इसी में ही जाएगा। दिस इज कैपिटल रिसिप्ट्स ओनली। फाइन, तो हम समझ इसको। अब ये क्या होती हैं क्या नहीं होती, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या सर हम ऐसे समझें आपकी इन बातों से कि दिस इज द बेसिकली चार्ट विच इज शोइंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स ओनली। और हमने बोला था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से बताया था, एक गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं, एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, और एक पब्लिक की डेट्स हैं। 3 चीज़ें हैं। तो 3 कंपोनेंट्स में से मैं आपके साथ कौन सा कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूं अभी, सिर्फ पहले वाला कंपोनेंट, जिसका नाम है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स 2 तरह की हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट 2 तरह की हो गई, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स वाली 2 तरह की हो गई, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड अकॉर्डिंगली। क्या सर अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फिर हम ये जानेंगे टैक्स किस आधार पे लिया जाता है, फिर हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस के सारी आइटम्स को समझेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स की सारी आइटम को समझेंगे, फिर हम नॉन टैक्स की सारी आइटम को समझेंगे, फिर हम इन सारी आइटम को समझेंगे। तब हम जाकर बोलेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऐसे ही हम पहला पॉइंट ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरा ख़त्म करेंगे, फिर हम तीसरा ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद रियल सेंस बजट के टॉपिक पे आएंगे, फिर हम बजट को डिटेल में समझेंगे, और फिर हम आगे की बातों को करेंगे। ठीक है ना।